हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज के सेशन में हम अगस्त 2024 के सभी करंट अफेयर को वन लाइनर फॉर्म में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डेली करंट अफेयर में रोज मैं आपको करंट अफेयर डिटेल में पढ़ाता हूं। मंथली करंट अफेयर में आपको डिटेल्ड करंट अफेयर का वीडियो मिलता है हर मंथ। यहां पर हम केवल क्वेश्चन और आंसर को डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के। एग्जाम ओरिएंटेड सभी वन लाइनर है, इसलिए ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके अगस्त मंथ से यहां पर तैयार हो जाएंगे अगर आपने ये एक सिंगल वीडियो देख लिया तो। ओके, काफी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर जनवरी से लेकर अगस्त तक करंट अफेयर का आप डिटेल वीडियो दीजिए। तो क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए 7 मंथ का मैराथन क्लास करंट अफेयर का अवेलेबल है, उसको भी देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। अगस्त 2024 के करंट अफेयर को हम यहां पर वन लाइनर में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वन लाइनर है तो हम क्वेश्चन आंसर को यहां पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसकी पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। इनके पहले रोज मिलियम बैथ्यू यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी और अब प्रीति सूदन यूपीएससी के अध्यक्ष बनी है दूसरी महिला अध्यक्ष। आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 315 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। अध्यक्ष कौन? प्रीति सूदन। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई साडो सोने चांदी की खदान किस देश में स्थित है? तो यूनेस्को ने हाल ही में साडो गोल्ड और सिल्वर की खान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया, जो कि हमको जापान में देखने को मिलती है। किस संस्था द्वारा वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो वर्चुअल असिस्टेंट सेवा चैटबॉट को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है सेबी को। जितने भी इन्वेस्टर हैं शेयर मार्केट में, आपको पता है सेबी क्या करती है? शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। इसने निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक चैटबॉट लॉन्च किया है और इसे नाम दिया है सेवा चैटबॉट। किसने लॉन्च किया? सेबी ने। डेली करंट अफेयर में सारे मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं, तो यहां पर हम क्वेश्चन आंसर ही कलेक्ट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे आइए, विश्व का पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन से देश में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वो यूरेनियम बेस होते हैं, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड का पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेगा चाइना। चाइना में गोबी डेजर्ट का जो हिस्सा है, गोबी डेजर्ट एशिया में मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है, उसका जो चाइना का एरिया है वहां पर चाइना वर्ल्ड का पहला थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेगा फ्यूचर में। ओके, पहला है वर्ल्ड का। देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया? तो देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। जानते क्या होता है? पहले 3D प्रिंटिंग मशीन होती है, उसकी सहायता से पहले कंप्यूटर में एक 3D इमेज बनाई जाती है, फिर 3D प्रिंटिंग मशीन के माध्यम से दीवार और अदर पार्ट्स बनाए जाते हैं और एक जगह पर ले जाकर उन्हें असेंबल कर दिया जाता है। तो ये 3D प्रिंटेड टेक्निक है। इससे पहला स्कूल खोला गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक के बेंगलुरु में शुरू किया गया था और अब पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहां पर? अरुणाचल प्रदेश राज्य। अयोध्या के भगवान रामलला पर आधारित दुनिया का पहला जो डाक स्टैंप है, डाक टिकट है, किस देश ने जारी किया है? तो अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट जारी किया है एशियाई देश लाओस ने। एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री है, लाओस की यात्रा पर थे, तब लाओस ने भगवान राम जो कि अयोध्या में रामलला जी हैं उन पर बेस्ड वर्ल्ड का पहला डाक टिकट जारी किया है। किसने? लाओस। देखिए, आपको जो मैराथन मैंने आपको पढ़ाई है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, आपको क्रेजी जी के ट्रिक पर अवेलेबल है। काफी स्टूडेंट उसकी पीडीएफ की भी डिमांड कर रहे थे, तो देखिए आप सभी के लिए
मैराथन पैकेज अवेलेबल है, जहां पर आपको जितनी भी मैराथन क्लासेस है क्रेजी जी के ट्रिक की, जैसे देखिए जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर जून तक, 3 मंथ की मैराथन क्लासेस करंट अफेयर की, और 1 ईयर कंप्लीट जो मैराथन आपको दिसंबर में मिलेगी उसकी भी पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगी। और हर मंथ जो आपके लिए मैराथन क्लासेस आ रही है करंट अफेयर की, उसकी भी पीडीएफ, वीडियो, क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट आपको इस सिंगल मैराथन पैकेज में मिल जाएंगे। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप मैराथन पैकेज को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से काफी सारी करंट अफेयर की पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा आप करंट अफेयर का ईयरली पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर की ई बुक, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ और मंथली जो क्विज आती है करंट अफेयर की, उन सभी का कॉम्बो, और इसके अलावा जो वन लाइनर करंट अफेयर है हमारा, इसका भी आपको बोनस कंटेंट के रूप में इस सिंगल ईयरली पैकेज में अवेलेबल होता है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंडिया की किसी भी एग्जाम में, स्टेट की किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहीं से। ओके, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चित हुलोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? काफी सुर्खियों में रहती है हुलोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह देखने को मिलेगी भारत के असम राज्य में। अभी सुर्खियों में क्यों है? तो भारत की जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने हुलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य के कुछ हिस्से में तेल और गैस की जांच के लिए मंजूरी प्रदान की है। मतलब यहां पर डिटेक्ट किया जा सकता है कि तेल या गैस जैसी प्राकृतिक जो संपदा है वो है या नहीं। अगर मिल जाती है तो इन फ्यूचर उनका दोहन भी किया जाएगा। तो हुलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव सेंचुरी अभी सुर्खियों में थी भारत के असम राज्य में। किस स्थान पर एग्रीकल्चरल मिनिस्टर या इकोनॉमिस्ट के 32वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो वर्ल्ड के कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है कुछ समय पहले ही नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। सम्मेलन में 75 देशों के 740 जो कृषि इकोनॉमिस्ट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कृषि अर्थशास्त्रियों की 32वीं। कहां पर? नई दिल्ली में। भारतीय क्लासिकल डांसर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें ना तो 2 नृत्य से संबंधित है। एक तो भरतनाट्यम के लिए भी बहुत ही फेमस रही है और एक कुचिपुड़ी है ना, आंध्र प्रदेश का है। इन दोनों के लिए ही यामिनी कृष्णमूर्ति को जाना जाता था, क्लासिकल डांसर। हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है ना। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ही नृत्यांगना रही है। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने 1968 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। आगे चलकर पद्म भूषण दिया गया इन्हें 2001 में और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2016 में। किसको? यामिनी कृष्णमूर्ति। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया है झारखंड सरकार ने। झारखंड गवर्नमेंट अपने यहां पर महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हर साल 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मतलब हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के तहत झारखंड में महिलाओं को दी जाएगी। नाम क्या है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ऐसी योजना लाडली बहना योजना के नाम से एमपी में भी चलती है। वहां पर भी 1,000 रुपए प्रति महिलाओं को हर मंथ दिया जाता है। यहां पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है झारखंड की। हर साल 12,000 रुपए महिलाओं को, एक महीने में 1,000 रुपए। 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया? 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के भोपाल में 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया। जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको हिंदी के क्षेत्र में हिंदी लैंग्वेज में भी प्रमोट किया जा सके, ताकि जो हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट है उनके पास
साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए पर्याप्त साधन अवेलेबल हो। इसलिए 4th नेशनल हिंदी साइंस कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित की गई। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया गया? फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किया गया है इस साल इंडिया में, नई दिल्ली में। फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट, बिम्स्टेक के जो देश है उनके लिए एक मतलब बोल सकते हैं आर्थिक गलियारा डेवलप करना, आर्थिक रूप से व्यापार के लिए भागीदारी को बढ़ावा देना फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। भारत और किस देश के मध्य में, है ना, द्विपक्षीय एयरफोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया। तो उदार शक्ति जो कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है, यह भारत और मलेशिया के मध्य में आयोजित की जाती है। फैक्ट को नोट कीजिएगा, उदार शक्ति के नाम से जो एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है किसके मध्य में? इंडिया और मलेशिया। इस साल 2024 में इसका आयोजन मलेशिया के ही क्वांटन नाम के प्लेस पर किया गया, शहर में किया गया। ठीक है ना। तो भारत और मलेशिया के मध्य में आयोजित होती है द्विपक्षीय एयरफोर्स एक्सरसाइज उदार शक्ति। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडियन विमेन रेसलर विनेश फोगाट को कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में अयोग्य घोषित किया गया? हमने हर क्वेश्चन डिटेल में डेली करंट अफेयर में डिस्कस किया। इजीली अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होगे तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए। तो यहां पर आपका रिवीजन हो रहा है इन शॉर्ट, है ना। आपको पता होना चाहिए कि भाई विनेश फोगाट नॉर्मली 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रेसलिंग करती है, लेकिन जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ये रेसलिंग कर रही थी, क्योंकि 53 किलोग्राम का जो कोटा था वो अंतिम पंघाल को मिल गया था। तो अब इनके लिए तो कोटा खत्म हो गया, तो अब 50 केजी में इन्होंने वेट लॉस किया और 50 केजी में देश को रिप्रेजेंट किया। लेकिन आखिरी टाइम में फाइनल से पहले इनका वेट कुछ ज्यादा आ गया था, इसलिए इन्हें डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया था पेरिस ओलंपिक में। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्हें डिस्क्वालिफाइड किया गया। विनेश फोगाट की काफी सारी उपलब्धियां हैं, रेसलर है। अर्जुन अवार्ड 2016 में दिया जा चुका है इन्हें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 में दिया गया था और पद्मश्री इन्हें दिया गया था 2022 में। किसे? विनेश फोगाट। ठीक है। तो कितने किलोग्राम वेट कैटेगरी में बाहर हुई पेरिस ओलंपिक में? 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी। 6 अगस्त 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? तो 6 अगस्त 2024 को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। ओके। तो अगस्त 2024 में द्रौपदी मुर्मू जी को यह अवार्ड दिया गया और मई 2023 में लास्ट ईयर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फिजी ने अपने यहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था। कौन सा है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, है ना। इंडिया और अभी किसे दिया गया? अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इंडिया और रशिया के मध्य में, ठीक है, समुद्री साझेदारी अभ्यास मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में भारत के किस नेवल शिप ने भाग लिया? तो भारत और रशिया के मध्य में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया जाता है। इस साल रशिया में इसका आयोजन किया गया। भारत की ओर से आईएनएस तबर, जो कि भारत की नेवी का जहाज है, शिप है, उसने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। तो मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज से भारत और रशिया के मध्य में आयोजित की जाती है। भारत की ओर से जहाज तबर को भाग लेने के लिए रशिया भेजा गया था इस बार। निम्नलिखित में से किसे इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन के लिए भारत में प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुना गया? ठीक है। तो इंडिया यूएस स्पेस स्टेशन मिशन साझा स्टेशन मिशन है अंतरिक्ष के लिए। इसमें भारत के ओर से प्रमुख अंतरिक्ष यात्री जो बने हैं यह है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। कौन है? विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है। किस देश की विमेंस प्लेयर जुलियाना अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता? तो जुलियान अल्फ्रेड की बात करें तो ये
सेंट लूसिया देश से बिलोंग करती है, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में 100 मीटर रेस में गोल्ड जीता है। अब आप सोचोगे सर हम दूसरे देश का गोल्ड क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअल में सेंट लूसिया जो कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है मध्य अमेरिका में, उस देश का ये पहला ही मेडल है ओलंपिक का, सेंट लूसिया का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लेकर आई है विमेन प्लेयर जूलियन अल्फ्रेड। ठीक है, एक धावक है, रेसर है। 100 मीटर रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कहां की? सेंट लूसिया देश की। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चिंचुर गिरी सेंचुरी को पिकॉक सेंचुरी घोषित किया गया? तो केंद्र सरकार ने आदि चिंचुन गिरी सेंचुरी को पिकॉक सेंचुरी घोषित किया है। यह भारत के कर्नाटक राज्य में देखने को मिलेगी। कहां पर? कर्नाटक में। ठीक है, कौन सी है? आदि चिंचन गिरु या आदि चिंचिन गिरी सेंचुरी। विश्व भर में हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में हिरोशिमा डे मनाया जाता है 6 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 को। आप सभी को पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिरोशिमा, जो कि जापान का शहर है, यहां पर एक न्यूक्लियर अटैक किया था अमेरिका ने। वहां पर लिटिल बॉय नाम का एक न्यूक्लियर बम गिराया था अमेरिका ने। 90,000 से ज्यादा लोगों की यहां पर मृत्यु हुई थी। तो इस दिन की याद में लोगों को परमाणु हथियार के दुष्परिणाम से अवेयर करवाया जा सके कि भैया परमाणु हथियार मतलब पूरा वर्ल्ड एक बारूद के ढेर पे बैठा है। एक देश ने गलती की अगर परमाणु बम चलाने की, तो अब तीसरे वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हिरोशिमा डे मनाते हैं भाई 6 अगस्त को हर साल। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा था लिटिल बॉय हिरोशिमा शहर पर। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस टेनिस सिंगल का जो खिताब है वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। कहां के? ये है सर्बिया। सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं, पेरिस ओलंपिक में टेनिस में मेंस सिंगल का खिताब जीता और करियर गोल्ड स्लैम हासिल करने वाले वर्ल्ड के 5वें टेनिस खिलाड़ी। करियर गोल्ड स्लैम क्या होता है? अगर किसी भी टेनिस प्लेयर ने चारों ग्रैंड स्लैम, अमेरिकी ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, उसमें किसी भी सिंगल का खिताब जीता हो, या तो पुरुष हो या स्त्री हो, है ना, मेन सिंगल या विमेन सिंगल चारों जीते हों, और उसके बाद किसी ओलंपिक में गोल्ड भी जीता हो सिंगल में, तो फिर इसको करियर गोल्ड स्लैम का खिताब दिया जाता है। तो ऐसा करने वाले ये 5वें खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के। चारों ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल भी जीते हुए और पेरिस ओलंपिक में गोल्ड भी जीता है मेन सिंगल में, सर्बिया के टेनिस प्लेयर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक में 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1500 लोगों ने डमरू बजाया। सभी फसलों पर एमएसपी जारी करने वाला या सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सभी फसलों को एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। हरियाणा गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि भैया वो सारी फसलों को राज्य की एमएसपी पर खरीदेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। जानते होंगे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश में अंतरिम गवर्नमेंट का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो बांग्लादेश में एक बहुत ही आपातकालीन स्थिति आई है जहां पर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इनके बाद बांग्लादेश में अंतरिम गवर्नमेंट का प्रमुख नियुक्त किया है मोहम्मद यूनुस को। किसको? मोहम्मद यूनुस अंतिम गवर्नमेंट के प्रमुख है बांग्लादेश में पीएम के रूप में। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंश्योरेंस कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंश्योरेंस करवाने वाला देश का पहला राज्य बना है नागालैंड। मतलब क्या हुआ? देखिए, नागालैंड में अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी तो अब इंश्योरेंस कंपनी उस प्राकृतिक आपदा का पूरा पैसा नागालैंड को देगी। मतलब नागालैंड का जो संचित निधि है, जो गवर्नमेंट का पैसा है, वो रिजर्व हो गया। वो भैया आपदा के राहत कार्यों में नहीं लगाना। जो
समझौता हुआ है जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से, वो कंपनी नागालैंड को पैसा देगी। तो इस तरीके से डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंश्योरेंस कराने वाला देश का पहला राज्य बना कौन? नागालैंड। पद्म भूषण शोभना रानाडे का निधन हो गया। शोभना रानाडे को पद्म भूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? तो शोभना रानाडे की बात करें जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2011 में। कब दिया गया था? 2011। शोभना रानाडे भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है। पद्म भूषण इन्हें दिया गया था 2011 में। ठीक है, 2011 में पद्म भूषण दिया जा चुका है। समाज सेवा के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। महाराष्ट्र राज्य से गांधीवादी विचारधारा की महिलाएं समाज सेवा के लिए काम करती थी। हाल ही में इनका निधन हो गया। समाज सेवा में इनके योगदान के लिए 2011 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कहां से है? महाराष्ट्र। 8 अगस्त 2024 को किस राज्य के फॉर्मर सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हो गया? तो बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल राज्य के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। ठीक है, 2000 से लेकर 2011 तक ऑलमोस्ट 11 साल बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल राज्य के सीएम थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। कामिल मद्दूरी को किस देश का पीएम नियुक्त किया गया? तो कामिल मद्दूरी की बात करें तो ये नए पीएम बने हैं ट्यूनीशिया के। एक अफ्रीकी देश है, उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है ट्यूनीशिया, जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। इसके हाल ही में नए पीएम बने कौन? कामिल मद्दूरी। ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर जेवलिन थ्रो कर सिल्वर मेडल जीता है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का भाला फेंका है। कितना? 89.45 मीटर का भाला फेंका और इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद लुसाने डायमंड लीग हुई थी अभी पेरिस ओलंपिक के बाद, उसमें इन्होंने 89.49 मीटर का भाला फेंककर वहां भी सिल्वर मेडल जीता नीरज चोपड़ा ने। और पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 89.45 मीटर का भाला फेंककर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पेरिस ओलंपिक में समापन समारोह में भारतीय दल का संयुक्त फ्लैग बीरर किसे घोषित किया था? तो पेरिस ओलंपिक में आप सभी को पता होना चाहिए, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उन्होंने समापन समारोह में फ्लैग बैरियर बनाया था। एक तो मनु भाकर जो कि 2 ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, और एक पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर है ना। तो ये दोनों क्या बने थे? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश फ्लैग बैरियर। क्लोजिंग सेरेमनी में, ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो पेरिस ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर बनाए गए थे। एक तो पीवी सिंधु और इसके अलावा अंचत शरद कमल, है ना। तो ये दोनों ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर थे। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बैरियर कौन? मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। चर्चा में रहा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व की बात करें तो यह देखने को मिलेगा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया था कि भैया वो राज्य में एक नया टाइगर रिजर्व बनाएगी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और इसको मिलाकर अब छत्तीसगढ़ में 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे ऑल ओवर। ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा वेनगंगा नलगंगा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई? तो वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना, इसे मंजूरी दी है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, ये दोनों नदियां महाराष्ट्र में बहती है, वेनगंगा और नलगंगा। ठीक है, वैसे वेनगंगा की बात करते हैं तो उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश से निकलकर दक्षिण में बहती है और महाराष्ट्र में जाती है। महाराष्ट्र में वेनगंगा की सहायक है नलगंगा। तो इन दोनों के लिए एक नदी जोड़ो परियोजना के रूप में अब इंटरलिंक किया जा रहा है इनको महाराष्ट्र राज्य में।
निम्नलिखित में से किसे हॉकी इंडिया ने जूनियर मेंस हॉकी टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया है? तो देखिए पीआर श्रीजेश जो कि गोलकीपर थे हमारे हॉकी में, पेरिस ओलंपिक में भी थे, ब्रॉन्ज लेकर आई है उनकी टीम। तो उन्होंने क्या पेरिस ओलंपिक के बाद रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया था, तो अब गवर्नमेंट ने, हॉकी इंडिया ने उन्हें जूनियर मेंस हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। किसको? पीआर श्रीजेश को। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो तिमोर लेस्ते जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक द्वीपीय देश है, इसका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर। इससे हाल ही में सम्मानित किया गया भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। आपको पता है एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था 6 अगस्त 2024 को, फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से भी भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। और उसके बाद 10 अगस्त को जब वो तिमोर लेस्ते की यात्रा पर थी, तो तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से भी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। ठीक है। भारत और किस देश की सेना के मध्य में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया गया? तो मित्र शक्ति मैं आपको काफी बार बता चुका हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो जॉइंट एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका। ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति। इस साल देखिए सबसे पहली बार शुरुआत की गई थी 2012 में मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज की, भारत और श्रीलंका के मध्य में 2012 में शुरुआत की गई थी। पहला एडिशन है 2012 में आयोजित हुआ था और इस साल 2024 में 10वां एडिशन आयोजित किया गया। आयोजन श्रीलंका के एक पर्टिकुलर प्लेस मदुरोया में किया गया। कब से कब तक? 12 अगस्त से 25 अगस्त तक। ठीक है, श्रीलंका के मदुरोया में आयोजन हुआ है। 10वां एडिशन है। 9th जो एडिशन था वो लास्ट ईयर 2023 में भारत के पुणे में आयोजित किया गया था। पहला एडिशन 2012, 9th एडिशन 2023 में पुणे में भारत और श्रीलंका के बीच में, और इस बार 10वां एडिशन श्रीलंका में अगस्त 2024 में भारत और श्रीलंका के मध्य में आयोजित की जाती है मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति। यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण की अवधि क्या है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है और अनाउंस किया है कि भैया 3 करोड़ घर और बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इसका जो टाइम पीरियड होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से लेकर 2028-29 तक होने वाला है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे नए, और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ नए अतिरिक्त घरों का प्लान किया गया है। तो 2 करोड़ हो गए ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ हो गए शहरी क्षेत्रों में। तो टोटल 3 करोड़ नए घरों को सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी दी है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। कब से कब तक? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 2028-29 तक। डन। आगे आइए। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया? तो देश का पहला 24 घंटे चलने वाले अनाज एटीएम की बात करें तो इसे शुरू किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, वैसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पहले भी शुरू किया जा चुका है उत्तरी भारत के हरियाणा क्षेत्र में, लेकिन अब परमानेंटली ग्रेन एटीएम 24 घंटे 24x7 चलेगा। भुवनेश्वर ओडिशा में से खोला गया। ठीक है ना। नाम दिया गया है अन्नपूर्ति, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम, कंट्रोल से जो गेहूं और चावल मिलते हैं, उसी तरह यहां पर एक पर्टिकुलर हर व्यक्ति का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा। 5 मिनट में 50 किलो तक अनाज ये मशीन बांट सकती है। ग्रेन एटीएम है, अन्नपूर्ति के नाम से। ठीक है, तो देश का पहला 24 घंटे चलने वाला ग्रेन एटीएम किस स्थान पर खोला गया?
तो ओडिशा के भुवनेश्वर में से खोला गया। पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टेली में भारत का स्थान कौन सा रहा? पेरिस ओलंपिक 2024 की मेडल टेली में भारत को 71वें स्थान पर जगह मिली है, 71th प्लेस। ओके, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते ये इंपॉर्टेंट है। 6 मेडल हमारे खाते में आए, गोल्ड तो एक भी नहीं मिला, एक सिल्वर आया है नीरज चोपड़ा की थ्रू, और 5 हमने जीते हैं ब्रॉन्ज, और मेडल टेली में हम रहे 71वें स्थान पर। जो हमारे ध्वजवाहक थे, मैं आपको बता चुका हूं ध्वजवाहक कौन थे। ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु ओपनिंग सेरेमनी में, और अंचत शरद कमल। क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। और शेफ डी मिशन बनाया गया था गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक में। 71वीं मेडल टेली में हम 71वें स्थान पर रहे 6 मेडल के साथ, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। पॉल कागामे ने किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की? पॉल कागामे की बात करें तो यह रवांडा के हाल ही में नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए। रवांडा के प्रेसिडेंट है पॉल कागामे, 4थी बार इन्होंने रवांडा के प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। ठीक है, रवांडा की बात करते तो मध्य पूर्व अफ्रीकी देश है, और राजधानी है इसकी किगाली, रवांडा। ठीक है, लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल जो कि स्विट्जरलैंड के लोकार्नो में हुआ है, वहां पर लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन? तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल लोकार्नो स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। यहां पर लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता। ओके, तो पॉल कागामे रवांडा के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बने 4थी बार। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड किसे दिया गया? शाहरुख खान को, पहले भारतीय जिनको यह अवार्ड दिया गया। इंडो अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा पहला इंडो अमेरिकन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एमएसएमई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया? तो इसे खोला गया है भारत के गुजरात राज्य में। ठीक है, किस राज्य में फर्स्ट ग्लोबल विमेन कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो फर्स्ट ग्लोबल विमेन कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा हरियाणा में। 2024 के लास्ट में इसका आयोजन किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो हरियाणा में किया जाएगा इस साल के एंड तक। क्या है? फर्स्ट ग्लोबल विमेन कबड्डी लीग। सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट की किस योजना के तहत मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे? तो मॉडल सौर गांव की बात करें तो इनका विकास किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की किस योजना के तहत मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे? तो यह है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। याद रहेगा? ठीक है, चर्चा में रहे इंडियन प्लेयर प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो चर्चा में रहे इंडियन प्लेयर प्रमोद भगत की बात करें तो यह पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है प्रमोद भगत। अभी सुर्खियों में क्यों है? प्रमोद भगत को बैन कर दिया गया है इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन खेलों से। इनको 18 महीने का बैन लगाया गया है, 18 माह का। पता है क्यों? क्योंकि डोपिंग के मामले के दोषी पाए गए। डोपिंग जानते हैं, खेलों को फेयर बनाने के लिए आप नशीले पदार्थ नहीं ले सकते जो कि खेलों में प्रतिबंधित है, ताकि फेयर रूप से खेल हो सके। तो किसी पदार्थ शायद इनके डिटेक्ट कर लिया गया होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो इंडियन प्लेयर प्रमोद भगत को 18 माह के लिए बैन किया गया। पेरिस पैरालंपिक में अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए क्योंकि बैन हो चुके हैं। और आपको पता होना चाहिए टोक्यो पैरालंपिक में भैया मेडल लेके आए थे, लेकिन अब बैन हो गया, 18 माह का बैन लगा, तो पेरिस पैरालंपिक में भी ये भाग नहीं ले पाए। तो कौन है ये? प्रमोद भगत हैं, बैडमिंटन प्लेयर। निम्न में से किसे जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हाल ही में चुना गया है गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू को। देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ एक तो मेल और एक फीमेल। ठीक है, मेन
आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई माह के लिए और विमेन आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई माह के लिए। तो मेन में ये हो गए गस एटकिंसन और विमेन में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हो गई जुलाई माह के लिए चमारी अट्टापट्टू। ठीक है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू की बात करें तो श्रीलंका की महिला क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, इन दोनों को आईसीसी ने जुलाई मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। वक्फ बिल अमेंडमेंट की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वक्फ बिल अमेंडमेंट जो कि लोकसभा में हाल ही में लाया गया था वक्फ बोर्ड के नए नियम तय करने के लिए, तो इसकी जांच के लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है जिसकी अध्यक्षता सौंपी गई है जगदंबिका पाल को। ठीक है, तो संसद की संयुक्त समिति के संयुक्त पैनल में 31 सदस्य जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, 31 मेंबर हैं, इनमें से 21 हो गए लोकसभा के और 10 हो गए राज्यसभा के, टोटल हो गए 31। अध्यक्ष कौन? जगदंबिका पॉल। ठीक है, तो वक्फ बिल अमेंडमेंट की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह हो गए जगदंबिका पाल। पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया, इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो गोदावरी दत्त की बात करें जिनका हाल ही में निधन हो गया, पद्मश्री भी मिल चुका है, ये बहुत ही फेमस थी मिथिला पेंटिंग के लिए, है ना, मिथिला पेंटिंग के लिए काफी फेमस थी गोदावरी दत्त। कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है इन्हें 2019 में। ठीक है ना, पद्मश्री कब दिया गया था? 2019 में। कौन? गोदावरी दत्त। ठीक है, मिथिला पेंटिंग के लिए जानी जाती थी। हॉकी इंडिया ने किस इंडियन हॉकी प्लेयर की जर्सी नंबर 16 को रिटायर करने का फैसला किया? तो जर्सी नंबर 16 जिसे इंडियन हॉकी, देखिए हॉकी इंडिया ने रिटायर करने का फैसला किया है, कौन है जानते हैं? पीआर श्रीजेश। पीआर श्रीजेश की जर्सी है जर्सी नंबर 16, इसे हॉकी इंडिया ने रिटायर कर दिया है। अब इंटरनेशनल हॉकी खेलों में कोई भी प्लेयर जर्सी नंबर 16 का यूज नहीं कर सकता, इंडियन प्लेयर तो नहीं कर सकता। ठीक है ना, जर्सी नंबर 16 पीआर श्रीजेश की जर्सी है। टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक में जो गोलकीपर रहे थे हॉकी टीम जो हमारे लिए ब्रॉन्ज लाई, तो बहुत ही अच्छा इनका करियर रहा है। जर्सी नंबर 16 इन्हीं की थी, रिटायर कर दिया गया। किस राज्य के नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया? तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी, इनको रामसर साइट घोषित किया गया भारत के तमिलनाडु राज्य में। कहां पर? तमिलनाडु। ठीक है ना, 3 नई रामसर साइट जुड़ी है देश में। कितनी? 3। एक इनके साथ, एक तो हो गई थी नंजरायण बर्ड सेंचुरी, काजू वैली बर्ड सेंचुरी, और एक मध्य प्रदेश में तवा रिजर्वायर। ये 3 एक साथ बनी थी हाल ही में अगस्त में, और इन्हीं के साथ देश में रामसर साइट हो गई है 85, आर्द्र भूमि संरक्षण, है ना, 85 रामसर साइट हो गई है। सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत में तमिलनाडु राज्य में। कितनी? 18। उत्तर प्रदेश में हमको 10 रामसर साइट देखने को मिलेगी। 18 कहां पर? तमिलनाडु, और 10 यूपी में। 2 यहां पर हम जिसकी बात करें ये भी तमिलनाडु में, तो इनको मिलाकर तमिलनाडु में हो गई 18। ऑल ओवर इंडिया में 85। तो नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजू वैली बर्ड सेंचुरी रामसर साइट बनी कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। आगे आइए, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में बना है मध्य प्रदेश राज्य। 7वीं से लेकर 12वीं तक मध्य प्रदेश में जो छात्राएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उनके डायरेक्ट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी, नगद राशि भुगतान करेगी 300 रुपए पर ईयर, है ना। तो ये योजना बनाई है एमपी गवर्नमेंट ने, सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश। किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित किया है? तो फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन है 2.0, इसको हाल ही में विकसित किया है सेंट्रल वाटर कमीशन ने।
केंद्रीय जल आयोग ने। देखिए, इस एप्लीकेशन से नॉर्मली जितने भी फ्लड की जानकारी देने वाले सेंटर है उन सभी को जोड़ा जाएगा और किसानों को या अदर व्यक्तियों को पहले ही पूर्वानुमान मिल जाएगा किसी प्रकार की बाढ़ का या फिर कोई भी अगर डिजास्टर आने वाला है तो उसका पहले से ही अनुमान लग सके। तो फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन जो फर्स्ट था वो 17 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था, है ना। और अब इसका दूसरा संस्करण आया है फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 के नाम से। सेंट्रल वाटर कमीशन का यह एप्लीकेशन है, केंद्रीय जल आयोग का, याद रखिएगा। इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इंडियन मेंस क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है जानते, गौतम गंभीर। अब नए गेंदबाजी कोच नियुक्त किए गए हैं मोर्ने मॉर्केल। ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अजय कुमार भल्ला के स्थान पर किसे यूनियन होम सेक्रेटरी अपॉइंट किया। तो अजय कुमार भल्ला के स्थान पर यूनियन होम सेक्रेटरी अपॉइंट हुए गोविंद मोहन। पहले अजय कुमार भल्ला थे। यूनियन होम सेक्रेटरी की बात करें तो होम मिनिस्ट्री में जो गृह मंत्री होते हैं उनको सलाह देने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी। तो कौन बने हैं, गोविंद मोहन। 15 अगस्त को WHO ने किस बीमारी को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस घोषित किया। तो एक वायरस आया था अफ्रीका में, हाल ही में देखने को मिला है, एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य अफ्रीकी देश काफी प्रभावित हुए थे अभी 2024 में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 15 अगस्त को दूसरे साल से ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस घोषित किया है। बूची बाबू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है। बूची बाबू टूर्नामेंट की बात करें तो ये क्रिकेट की प्रतियोगिता है। तमिलनाडु में हाल ही में इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त को। काफी एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना चाहिए। बूची बाबू टूर्नामेंट क्रिकेट से संबंधित प्रतियोगिता है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक कुश्ती में रजत पदक दिए जाने की मांग को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने खारिज किया। इसका हेडक्वार्टर कहां है। तो देखिए, आपको पता है 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था क्योंकि उनका वेट थोड़ा सा ज्यादा आया। इंडियन गवर्नमेंट उसको लेकर गई कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में कि भैया रजत पदक तो एटलीस्ट दिया जाए। वहां तक तो उन्होंने फाइट की थी, तब तक तो सब फेयर था, तो इन्होंने खारिज कर दी थी हालांकि ये डिमांड। अब यहां पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में देखने को मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे 2024 में ईडी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से ईडी को जाना जाता है, प्रवर्तन निदेशालय। इसके हाल ही में डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं राहुल नवीन। ठीक है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए यह संस्था काम करती है नेशनल लेवल पर। राहुल नवीन इसके डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया। तो 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की सेंट्रल गवर्नमेंट में हाल ही में घोषणा की गई थी, जो कि दिया गया है ऋषभ शेट्टी को। कांतारा आपने मूवी देखी होगी, उसके एक्टर हैं ऋषभ शेट्टी। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है इन्हें। कौन सा देश थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी कर रहा है। तो थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी की है इंडिया ने। तीनों ही समिट जो अभी तक हुई है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, तीनों ही की मेजबानी इंडिया ने ही की है और इस बार भी इंडिया ने की। जम्मू कश्मीर का स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी किसे नियुक्त किया गया। तो जम्मू कश्मीर के हाल ही में नए डीजीपी नियुक्त किए गए आईपीएस नलिन प्रभात। कौन, आईपीएस नलिन प्रभात नए डीजीपी बने हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के। श्वेता थाविसिन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां पीएम किसे चुना गया। तो श्वेता थाविसिन की बात करें तो कुछ भ्रष्टाचार के मामले में इनको पद से हटा दिया गया था। थाईलैंड में 30वें प्रधानमंत्री थे। अब इनके स्थान पर 31वें प्रधानमंत्री चुनी गई है पेंटोंग टॉर्न शिनावात्रा। ठीक है। तो थाईलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली दूसरी महिला पेंटोंग टॉर्न शिनावात्रा, 31वीं प्रधानमंत्री थाईलैंड की। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बाहर एमपॉक्स वायरस का क्लेड 1 वेरिएंट का पहला मामला किस देश में देखने को मिला। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि एमपॉक्स वायरस हमको नॉर्मली अफ्रीका में देखने को मिला था,
लेकिन इसका एक वेरिएंट है क्लेड 1 वेरिएंट, इसका मामला यूरोप के एक देश में देखने को मिला है और वो है स्वीडन, अगस्त 2024 में। 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसे अनाउंस किया गया है क्योंकि यह भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली कृषि और किसान कल्याण विभाग की एक डिजिटल पहल है जो कि किसानों को समय पर सटीक कीट प्रबंधन सलाह देती है और उसमें मदद करती है। बुक 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? तो 675 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया बुक लिखी गई है भीम सिंह के द्वारा। भीम सिंह कौन है? राज्यसभा के सांसद हैं बिहार से, और इनकी इस बुक का लॉन्चिंग की है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने। ठीक है, तो भारत के 75 महान क्रांतिकारियों की गाथा का, उनके जीवन परिचय का यहां पर उल्लेख किया गया है भीम सिंह की बुक में 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरी ऑफ इंडिया। पेरिस पहला ओलंपिक 2024 में जो उद्घाटन समारोह ओपनिंग सेरेमनी, उसमें भारतीय दल के फ्लैग बैरियर कौन है? पैरालंपिक की बात हो रही है, तो पैरालंपिक में भारतीय जो दल था ओपनिंग सेरेमनी में, उसके फ्लैग बीरर 2 लोग रहे थे। कौन कौन? एक है सुमित अंतिल और एक है भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल की बात करें, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, है ना, ये अभी भी हमारे लिए गोल्ड लेके आए हैं भाला फेंक में, सुमित अंतिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में हमारे लिए गोल्ड लेकर आए थे। शॉर्ट पुल के खिलाड़ी इसके अलावा भाग्यश्री जाधव, ठीक है ना, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, एक भाला फेंक के खिलाड़ी और एक शॉर्ट पुल की खिलाड़ी, दोनों ही फ्लैग बीरर रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी में पेरिस पैरालंपिक में। भारत का न्यू डिफेंस सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। किसे? राजेश कुमार सिंह। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2024 में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया? यह है 12th फेल। ठीक है, विक्रांत मैसी, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने। तो द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में बेस्ट फिल्म चुनी गई कौन? 12th फेल। भारत की कौन सी एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हुई? इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हुई है भारत की सीबीआई एकेडमी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, कानून को लागू करने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इंटरपोल ने एक व्यवस्था बनाई है जिसे इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सीबीआई एकेडमी इसका पूरा नाम है जिसे शामिल किया गया है इंटरपोल के नेटवर्क में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थोड़ी आज मुझे सर्दी है तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। ओके, थोड़ा वॉइस अगर आपको क्लियर ना आए तो ध्यान से सुनिएगा, आपको सब समझ में आएगा, है ना। आगे आ जाइए। आपको पता है वायरल चल ही रहा है इंडिया में अभी, क्योंकि एकदम से जब मौसम चेंज होते हैं तो वायरल का प्रकोप देखने को मिल जाता है। चर्चा में रहा बगडोगरा एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो बगडोगरा एयरपोर्ट की बात करें तो यह देखने को मिलेगा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में, वेस्ट बंगाल, है ना। अभी यहां पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है एक टर्मिनल का, तो इसलिए सुर्खियों में था बगडोगरा एयरपोर्ट, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की? किस देश में कितना एफडीआई आया, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट कितना है, इस आधार पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को जारी करता है अंकटाड। तो 2024 में भी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने जारी की? अंकटाड ने। पैसिफिक ओशियन में उठे तूफान एम्पिल ने किस देश को प्रभावित किया? पहले तो ये याद रखिएगा कि एम्पिल तूफान किस महासागर में आया? पैसिफिक ओशियन में, और इसने प्रभावित किया है जापान को सबसे ज्यादा। एम्पिल तूफान, एक और आया था अभी सानसान, इसे भी याद रखना। सानसान और एम्पिल दोनों ही तूफान हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिले और दोनों ही जापान के पूर्वी तटों से टकराए हैं। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कौन सा प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है या फ्यूचर में शुरू करेगा? तो यह प्रोग्राम जानते हैं कौन सा है? किसानों की बात।
किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने किसानों की बात प्रोग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा, वैज्ञानिक और किसान दोनों ही पोर्टल पर जुड़े होंगे और किसान डायरेक्ट साइंटिस्टों से उनके हित की कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। उर्वरक, फर्टिलाइजर, है ना, मौसम, वेदर की जानकारी तो सब पूछा जा सकता है। किसानों की बात पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है? ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेगा यूक्रेन में। अभी यहां पर एक ड्रोन हमला हो गया था, यूरोप के 10 सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में गिना जाता है। ठीक है, तो इस पर हमला हुआ था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने चेतावनी जारी की थी कि भैया कुछ हो गया ना ब्लास्ट तो आधा यूरोप खत्म हो जाएगा रेडिएशन के कारण। तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत ही सुर्खियों में था। यूक्रेन में न्यूक्लियर एनर्जी से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसका 40% ये अकेला प्रोड्यूस करता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में स्थित है। हाल ही में किस देश का शिवेलुच वोल्केनो में विस्फोट हुआ? तो शिवेलुच वोल्केनो की बात करें तो ये रशिया में देखने को मिलता है। रशिया के पूर्व में एक इसका प्रायद्वीप है, कमचटका पेनिसुला प्रायद्वीप, उस पर हमें शिवेलुच वोल्केनो देखने को मिलता है। हाल ही में भूकंपी झटकों के कारण इसमें विस्फोट हुआ था। किस देश में? रशिया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 दिया है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। वर्ल्ड विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? वुमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया जाएगा मलेशिया में नेक्स्ट ईयर। दूसरा एडिशन है विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप का। पहला 2023 में आयोजित किया जा चुका है। यह आयोजित किया गया था साउथ अफ्रीका में। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। और इसके विनर जानते कौन थी? इंडियन क्रिकेट टीम, फर्स्ट एडिशन की विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप। अब विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 में सेकेंड एडिशन मलेशिया में आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल कहां आयोजित किया जाता है? तो उत्तराखंड में एक प्लेस है देवीधुरा, यहां पर पत्थर युद्ध या बगवाल मेला आयोजित किया जाता है। इसे ही देवीधुरा मेला भी कहा जाता है क्योंकि यह देवीधुरा में मनाया जाता है, मेला है। मोदीज गवर्नमेंट गवर्नेंस ट्रम्प रीशेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो मोदी जी के जीवन पर, जो भारत के पीएम हैं, उनके जीवन पर, उनकी जीवन यात्रा के बारे में एक वृत्तांत है इस बुक में, जिसे लिखा है तरुण चुघ ने। ठीक है, तो तरुण चुघ की इस बुक का हाल ही में विमोचन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। आगे आई, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से जीरो नेट कार्बन एमिशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो नेट जीरो कार्बन एमिशन, है ना, जीरो कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से भारत का पहला एयरपोर्ट बना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि देखने को मिलेगा नई दिल्ली में। बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा? बांग्लादेश के स्थान पर आईसीसी, देखिए बांग्लादेश में अभी क्राइसिस चल रहा है, गवर्नमेंट पलट गई है, तख्ता पलट हो चुका है, नई गवर्नमेंट ने हैंड ओवर लिया है, लेकिन अभी भाई अब रिस्क नहीं ले सकते खिलाड़ियों से। तो आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप, जो कि इस साल के एंड तक बांग्लादेश में होना था, अब वो शिफ्ट कर दिया गया है और यह आयोजित किया जाएगा यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, तो विमेंस T20 वर्ल्ड कप का नवा एडिशन है जिसमें 10 टीमें पार्टिसिपेट करेगी और अब आयोजन होगा यूएई में। आयोजन होना कहां था? बांग्लादेश में। कौन सा है? आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया सत्य प्रकाश सागवान को। कौन है भाई? वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष है सत्य प्रकाश सागवान। ठीक है, इस वर्ष भारत के कुल 84 पैरा एथलीट 12 खेलों में भाग ले रहे हैं पेरिस पैरालंपिक में।
शेफ डी मिशन कौन बने? सत्य प्रकाश सागवान। और जो नॉर्मल ओलंपिक था पेरिस में, उसमें शेफ डी मिशन कौन थे? गगन नारंग। किस देश में हनुमान जी की स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया? हनुमान जी का स्टैच्यू है, स्टैच्यू ऑफ यूनियन, यह अमेरिका के टेक्सास में स्थापित किया गया है। अमेरिका के टेक्सास में 90 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है, जो कि उत्तरी अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनियन हनुमान जी की मूर्ति है, अमेरिका के टेक्सास में। किस राज्य सरकार ने चीफ मिनिस्टर चाइल्ड न्यूट्रिशन डाइट स्कीम की शुरुआत की है? तो चीफ मिनिस्टर चाइल्ड न्यूट्रिशन डाइट स्कीम की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। ठीक है। यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि न्यूयॉर्क कार्यालय में कौन नियुक्त किए गए? तो यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क कार्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में पार्वथा नैनी हरीश की नियुक्ति की गई है। इनके पहले रुचिरा कंबोज थी, जो कि यूएन में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी। तो न्यूयॉर्क कार्यालय में इनका कार्यकाल खत्म हुआ और अब पार्वथा नैनी हरीश, ठीक है, इनकी नियुक्ति की गई है यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क कार्यालय में। ठीक है। 23 अगस्त को फर्स्ट नेशनल स्पेस डे मनाया गया। फर्स्ट नेशनल स्पेस डे की थीम क्या है? तो आपको पता है 23 अगस्त 2023 को हमारा जो चंद्रयान 3 था वो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा था सफलतापूर्वक, और पहला देश बना था वर्ल्ड का इंडिया, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे, और पहला मनाया गया 2024 में, है ना। अब इसकी थीम की बात करें तो टचिंग लाइफ्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा 2024 में फर्स्ट नेशनल स्पेस डे की थीम है। सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे चुना गया? सीएट एक कंपनी है, आप जानते हैं, टायर निर्माता कंपनी है। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए दिया रोहित शर्मा को। किसे दिया? रोहित शर्मा। आगे, सिनसिनाटी टेनिस ओपन 2024 में मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? सिनसिनाटी टेनिस ओपन 2024 अमेरिका के सिनसिनाटी में आयोजित किया जाता है, इसलिए इसका नाम है सिनसिनाटी टेनिस ओपन। 2024 में मेंस सिंगल का खिताब जीता है जेनिक सिनर ने। ठीक है। कहां के? इटली के खिलाड़ी है जेनिक सिनर। इन्होंने अमेरिका के फ्रांसिस तियाफो को हराकर मेंस सिंगल जीता सिनसिनाटी ओपन 2024 का। महिला एकल की बात करें, विमेन सिंगल की, तो यह खिताब बेलारूस की आरेना सबालेका ने जीता है। आरेना सबालेका ने अमेरिका की जेसिका पेगुला को हराकर यह खिताब जीता है। तो दोनों पता चल गए। सिनसिनाटी टेनिस ओपन मेन सिंगल जेनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं, विमेन सिंगल बेलारूस की आरेना सबालेका। हाल ही में किस राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तलसेंग चाडा मारक का निधन हो गया? तो सालसांग चाडा मारक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये मेघालय राज्य के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, पूर्व सीएम। ठीक है। छठे मुख्यमंत्री बने थे ये मेघालय राज्य के। ठीक है। 1993 से लेकर 1998 तक इन्होंने 5 साल का कार्यकाल संभाला था। छठे सीएम मेघालय राज्य के सालसांग चाडा मारक, इनका हाल ही में निधन हो गया। खेलो इंडिया अस्मिता योगासना लीग पूर्वी क्षेत्र 2024 का किस स्थान पर आयोजन किया गया? खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 2024, इसका आयोजन किया गया है बिहार के पटना में। लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? लुसाने डायमंड लीग 2024 में भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वैसे एक तो हमने पढ़ा था पेरिस ओलंपिक, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता 89.45 मीटर का भाला फेंककर, और लुसाने डायमंड लीग में इन्होंने 89.49 मीटर का भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, लुसाने डायमंड लीग। ठीक है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ कार्यक्रम शुरू किया है? तो आरंभ कार्यक्रम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में शुरू किया गया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा।
राज्य में बच्चे जिनकी उम्र 3 से 6 वर्ष है उनको प्राइमरी शिक्षा मिले, माता पिता उनको स्कूल भेजे, तो उनमें शिक्षा को बढ़ावा देना आरंभ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, स्टेट गवर्नमेंट ने, पंजाब। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में नेहा सागवान ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में नेहा सागवान ने हाल ही में 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन हाल ही में जॉर्डन के अम्मान में किया गया था। कब से कब तक? 19 से लेकर 25 अगस्त तक। 19 से लेकर 25 अगस्त तक जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो भारत की नेहा सागवान किस खेल से संबंधित है, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। रेसलिंग की खिलाड़ी है, 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता है अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। किस संस्था ने अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया? तो अमेजन फॉरेस्ट में कार्बन रिमूवल के लिए पैसा मिले, फंड मिले, इसके लिए कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसने? वर्ल्ड बैंक। यह कार्बन रिमूवल बॉन्ड की कीमत $225 मिलियन है और बॉन्ड की अवधि होगी 9 साल की। वर्ल्ड की पहली संस्था वर्ल्ड बैंक जिसने अमेजन फॉरेस्ट में कार्बन रिमूवल के लिए कार्बन रिमूवल बॉन्ड को जारी किया। आगे, निम्नलिखित में से किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया? पूरे भारत में एयरपोर्ट के प्रबंधन, रख रखाव, है ना, रूट आदि का प्रबंधन, इसके लिए काम करती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन बने हैं एम सुरेश। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। एम सुरेश इसके हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए। खबरों में रहा काकरापार न्यूक्लियर प्लांट किस राज्य में स्थित है? काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट हमको देखने को मिलेगा भारत के गुजरात राज्य में। कहां पर? गुजरात। ठीक है, हाल ही में गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में 700 मेगावाट वाले भारत के दूसरे स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर को पूरी क्षमता के साथ शुरू किया गया। भारत का दूसरा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, स्वदेशी तकनीक से निर्मित, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में। कहां पर स्थित है ये? गुजरात में। तो काकरापार काफी सुर्खियों में रहता है। एक कुड़म को याद रखिएगा, तमिलनाडु में, वो भी बहुत पूछा जाता है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट को याद रखना। क्रिकेटर शिखर धवन ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्हें किस वर्ष अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था? तो क्रिकेटर शिखर धवन की बात करें तो 2021 में इन्हें खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत का पहला पुनः रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 कहां से लॉन्च किया गया? तो रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है रूमी 1, जिसे लॉन्च किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु से। एक प्राइवेट कंपनी ने इसको बनाया है। देखिए, तमिलनाडु की स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया है भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1। मतलब अंतरिक्ष में जाकर वापस धरती पे आएगा, इसको रीयूज किया जा सकता है। भारत का पहला ऐसा रॉकेट। नाम क्या दिया गया ये भी याद रखना, रूमी 1। लॉन्च कहां से किया गया? तो तमिलनाडु के चेन्नई से। पॉलिटिकल पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम का संबंध किस राज्य से है? तो टीवीके तमिझागा वेत्री कजगम, ये पार्टी लॉन्च हुई है इसी साल तमिलनाडु में। यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक एक्टर, अभिनेता है साउथ के, जिनका नाम है विजय थलपति, है ना, मास्टर मूवी में आपने देखा होगा, साउथ के एक्टर है, फेमस भी बहुत हैं। तो उनकी पार्टी है तमिझागा वेत्री कजगम, इन्होंने लॉन्च किया तमिलनाडु में। तो हाल ही में इसका चुनाव, एक प्रतीक चिन्ह जारी किया गया था, ध्वज जारी किया गया था इस पार्टी का, तमिझागा वेत्री कजगम, तमिलनाडु की पार्टी है। किसकी? विजय थलपति की। अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की महिला स्पर्धा का खिताब किस देश ने जीता है? अभी मैंने आपको बताया कि अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन जॉर्डन के अम्मान में किया गया है।
यहां पर जो विमेन इवेंट का खिताब है महिला स्पर्धा का, वो इंडिया ने अपने नाम किया। भारतीय महिलाओं ने 8 पदक के साथ अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का पहला टीम खिताब जीता। ठीक है, भारत का पहला टीम खिताब है विमेन स्पर्धा का। भारत ने किस देश के साथ एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉस खरीदने के लिए समझौता किया है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर डेली करंट अफेयर में मैंने आपको समझाया था, है ना। मतलब एक ऐसा वॉरफेयर है, एक ऐसी चीज है, तकनीक है, हथियार है, जिसको समुद्र में छोड़ा जाए तो ये डिटेक्ट कर सकती है किसी भी सबमरीन को पानी में, है ना, सोनार सिस्टम के आधार पर। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है सोनोबॉस। इसे खरीदने के लिए हमने समझौता किया है अमेरिका से। अमेरिका हमको ये टेक्निक देने वाला है। नाम है सोनोबॉस एंटी सबमरीन वॉरफेयर। अमेरिका देगा इंडिया को। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब सौंपा है? भीष्म क्यूब जानते क्या है? एक मोबाइल अस्पताल, आप समझ सकते हैं। आपदा वाले इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे कारगिल वगैरह के क्षेत्रों में हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से इसको डायरेक्ट नीचे फेंक दो आप। वहां पर एक मतलब छोटे से क्यूब में है ये, पूरा ओपन करो, सारी फैसिलिटी है जो एक अस्पताल में होनी चाहिए, मेडिसिन, है ना, और इसके अलावा जो भी चाहिए इंजेक्शंस वगैरह वो सब आपको इसमें मिलेंगे। तो ये भीष्म क्यूब नाम दिया गया है इसको। भारत ने हाल ही में ये दिया है यूक्रेन को। यूक्रेन में जो सैनिक हताहत हो रहे हैं युद्ध में, तो उनकी रक्षा के लिए भारत ने हाल ही में भीष्म क्यूब सौंपा है किसको? यूक्रेन को। ठीक है। निम्न में से किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को पेश किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। राइट टू डिस्कनेक्ट मतलब एक वर्किंग आवर के बाद आपको आपके ऑफिस के ऑनर या फिर स्टाफ कॉल नहीं करेगा। दोस्त है तो अलग बात है, लेकिन प्रोफेशनल वर्क के लिए आपको घर पे जाने के बाद कॉल नहीं किया जाएगा। जैसे 8 घंटे का टाइम है वर्किंग का, तो उसके बाद कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसे याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ने राइट टू डिस्कनेक्ट कानून को हाल ही में पेश किया है। 26 अगस्त को होम मिनिस्ट्री ने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में अनाउंस किया है कि भाई लद्दाख में हम 5 नए जिले बनाएंगे। कितने? 5। पहले से 2 तो है ही है ना, लेह और कारगिल 2 जिले तो है ही है। अब 5 नए जिले बनेंगे, जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो अब लद्दाख में कितने जिले हो जाएंगे? 7। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को मंजूरी प्रदान की? बायो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जीव, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सहायता से ह्यूमन यूज का कोई भी प्रोडक्ट बनाना, जैसे मेडिसिन, है ना, वैक्सीन, बायो प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बायो मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें शेल का जो सेल्स हैं शरीर में उनका यूज किया जा सकता है, फंगी उनका यूज किया जा सकता है, और अदर छोटे सूक्ष्म जीवों का यूज किया जा सकता है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग को भारत में बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में बायो E3 पॉलिसी को मंजूरी दी है। कौन सी पॉलिसी है? बायो E3 पॉलिसी। ओके, बायो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए कौन सी पेंशन स्कीम लॉन्च की? तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम बताया था मैंने आपको डेली करंट अफेयर में। इसे लॉन्च किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल में 23 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी है गवर्नमेंट के, उनको इसका लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2025 से यह लागू होगी। 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे आईटीबीपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया? तो आईटीबीपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया था कुछ समय पहले संजीव रैना को। 1962 में आईटीबीपी की स्थापना की गई थी, आपको पता होना चाहिए। नेपाल और चीन की सीमा की रक्षा के लिए आईटीबीपी काम करता है। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, ध्यान रखना। एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन? संजीव रैना। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 की टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 हाल ही में इसका आयोजन मालदीव में किया गया था। इसका जो टीम इवेंट था उसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कौन सा?
सिल्वर। आयोजन कहां पर? मालदीव में। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024। किस राज्य सरकार ने सुभद्रा स्कीम शुरू करने की घोषणा की? तो सुभद्रा स्कीम को लॉन्च किया है ओडिशा गवर्नमेंट ने। योजना के तहत राज्य में जो 21 से लेकर 60 साल की महिलाएं, उनको राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को हर साल 10,000 रुपए दिए जाने वाले। ठीक है, हर साल 10,000 रुपए राज्य की महिलाओं को। कहां पर? ओडिशा में, सुभद्रा स्कीम के तहत, ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया? तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस इसे विकसित किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर कोई भी व्यक्ति की जो लोन लेने की प्रोसेस है वो इजी हो जाएगी। सारे बैंक इंस्टीट्यूशन जो लोन देते हैं वो रजिस्टर्ड होंगे। कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है किसी बैंक को ऑनलाइन ही, और उसको पता चल जाएगा कि लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो प्रोसेस इजी हो जाएगी लोन लेने की। डिजिटल प्लेटफॉर्म है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। हरगोविंदर सिंह धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया? हरगोविंदर सिंह धालीवाल हाल ही में नए डीजीपी बने हैं अंडमान निकोबार के। कहां के? अंडमान निकोबार के। अगस्त 2024 में हरगोविंदर सिंह धालीवाल अंडमान निकोबार के डीजीपी। लास्ट क्वेश्चन आज के वन लाइनर मंथली करंट अफेयर का। वर्ल्ड वाटर वीक 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक, इसको 24 करो, 2024 तक मनाया गया। 2024 की थीम क्या है? तो हाल ही में अब अगस्त मंथ में एंड में वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया है 25 से लेकर 29 अगस्त तक। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाता है इस वीक को। देखिए, पीने का पानी आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 2.5% ही पीने का पानी है, जितना भी पानी अवेलेबल है उसमें भी भाई अधिकतर तो ग्लेशियर के रूप में। तो पीने के पानी के प्रति लोगों को जागरूक करना कि भाई सेव किया जाए वाटर को, है ना। इसलिए वर्ल्ड वाटर वीक हर साल मनाया जाता है। इस बार 2024 में यह 25 से लेकर 29 अगस्त तक मनाया गया। थीम की बात करें तो ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। रिपीट करता हूं, ब्रिजिंग बॉर्डर्स वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर 2024 में वर्ल्ड वाटर वीक की थीम है, जो मनाया गया कब? 25 से लेकर 29 अगस्त 2024 तक। डन। तो यहां पर अगस्त मंथ से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे यहां पर आपके रिवाइज हो गए। डेली करंट अफेयर में तो मैं आपको टीच करता ही हूं, सारे पढ़ाए हैं, पर यहां पर एक बार आपका रिवीजन हो गया। देख लेना वीडियो पूरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको डेली करंट अफेयर में उसका डाउट क्लियर करवा दूंगा। तो यहां पर हम करंट अफेयर 2024 ईयरली पैकेज के बारे में आपको बता चुका था, ठीक है ना। मंथली ई बुक आपको मिल जाएगी, मंथली पीडीएफ, मंथली क्विज मिल जाएगी करंट अफेयर की, और जो वन लाइनर करंट अफेयर हमारा वो हर मंथ का आपको यहीं पर एड ऑन हो जाएगा दिसंबर 2024 तक बोनस कंटेंट के रूप में। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस से। अगर आपने यहां से पढ़ लिया तो किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिएगा कोई भी डाउट हो, कोई भी अदर आपका सजेशन भी हो कि सर किसी टॉपिक पर आपको अदर वीडियो चाहिए करंट अफेयर में, तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।